अब ये अपन लोगों ने आखिरी कहां तक पढ़ लिया? एक कंपाउंड पढ़ा अपन लोगों ने, पोटेशियम पढ़ा था जो, वो डाइक्रोमेट था K2Cr2O7। आज जो पढ़ना उसका नाम पोटेशियम परमैंगनेट है। उसमें क्या क्या पढ़ना है ये बताओ बस मुझे देख के। तुम्हें कंपाउंडों में किस किस चीज की स्टडी करनी, बस ये जानना है। उसका फॉर्मूला नाम देख लिया और उसकी प्रिपरेशन कैसे होती है। उसके बाद में उसके बाद में क्या है, स्ट्रक्चर होगी। उसके बाद में रिएक्शंस है। उसके बाद में उसके यूज है, ठीक है। और उसके बाद तुम लोग जाओगे एफ ब्लॉक पे, जो कि तुम आज ही जाओगे पक्का। तुम लोग एफ ब्लॉक तक टच कर ही लोगे। और एफ ब्लॉक टच करने का मतलब है कि आज एफ ब्लॉक स्टार्ट होगा और कल एफ ब्लॉक खत्म होगा। बिल्कुल ऐसे ही करेक्ट होता है ब्लॉक, मतलब आज शुरू कल खत्म डायरेक्टली। उसमें लेंथ ज्यादा नहीं है, हमें सिस्टमेटिक वे में चीजों को बढ़ा देंगे और फिर तुम चैप्टर के फेज 2 पर आ जाओगे, यानी कि परसों, ठीक है। हाँ भाई, ये वाला कौन सा प्रिपरेशन पढ़ी है? ये पोटेशियम परमैंगनेट की है, उसकी डाइक्रोमेट की है, परमैंगनेट का है। ओके ओके, एक बार वो चेक करना चाहिए। मैं हेलो फॉर्मेशन, अच्छा स्टेप 12 में चल रहा है। ए पढ़ा है, बी नंबर है। बी पोटेशियम परमैंगनेट। एक बात ध्यान रखना कि जिस कलर से लिखा जा रहा है ना, इसका कलर ऐसा ही होता है। पोटेशियम परमैंगनेट किस कलर का होता है? ये रंग का नाम बताएं। पर्पल में पिंक में कोई डिफरेंस है क्या? मतलब मुझे पता नहीं है इसलिए पूछ रहा हूँ मैं, जेन्युइनली मुझे कोई आइडिया नहीं है पर्पल में पिंक में कोई अंतर होता है कि नहीं। आई डोंट हैव लिटरली नो आइडिया। सेम ही चीज होती है क्या ये, पर्पल और पिंक जो भी है? पोटेशियम परमैंगनेट का कलर होता है पर्पल, इसलिए उसी से लिखा गया। पोटेशियम परमैंगनेट एक पर्पल कलर का लिक्विड है जो कि तुम्हें केमिस्ट्री लैब में दिख जाएगा, लेकिन वो तुम्हें दिखाई पर्पल नहीं देगा। वो इतना डेंस होता है कि उसमें कुछ ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा होगा। जब तुम उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराओगे, फैलाओगे ना, तब फैल के दिखेगा पर्पल कलर। क्योंकि जब से डार्क हो जाए, इंक है, तो कभी अपनी इंक, जैसे कि ये वाली इंक है, ये रेड कलर का पेन है, ये इंक तुम्हें लाल दिखती है? ये दिखती तो ब्लैक ही है ना, ये कब रेड दिखेगी? जब इसको फैलाओगे। तो सेम टू सेम पर्पल कलर का लिक्विड है, उसका कुछ काम ही होता होगा, इसलिए हम लोग उसको पढ़ रहे हैं। तो वहां सबसे पहला मेन स्टेप तो इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, अपन लोगों के पास होना, दैट इज KMnO4। और अगली बात निकल के आती है इसकी प्रिपरेशन। अब इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है? इसको प्रिपेयर करने के लिए हम इसको रिएक्शन करवाएंगे किससे? इसका एक ओर है जिससे बनाया जाता है, उस ओर का नाम है MnO2। इसको MnO2 से एसिड से रिएक्शन करवा के तब इसकी प्रिपरेशन करी जाएगी। कुछ ना कुछ ऐसा खेल है। लेकिन एक बात समझ ले, ये तुम्हारी केमिस्ट्री कौन चैप्टर चल रहा है वैसे बेसिकली? 5 कुल कितने? 10। 3 उसमें फिजिकल के, 2 उसमें तो चल रहे हैं ये इनऑर्गेनिक हो। बचे 5 कितने? ऑर्गेनिक के। और बचे हुए 5 कनेक्ट है। मतलब तुम्हारी जो बुक है पार्ट 2 का पहला चैप्टर है हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स, उसके बाद में एल्कोफिनोल ईथर, उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक, उसके बाद में अमाइंस, उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स। 5 जुड़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि वो कोई 5 चैप्टर है, एक ही चैप्टर है वो। 5 अलग अलग पार्ट में तोड़ दिया गया है, बस ऐसे मान के चलो। और पूरा बहुत कनेक्टेड है। मतलब बात कुछ ऐसी होगी, जिस दिन तुम अपनी केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक स्टार्ट करोगे तो तुम पता चलेगा कि पूरा का पूरा 1 महीना केमिस्ट्री में ही जाना है वो। इसीलिए इसके बाद में अपन लोग जो पढ़ रहे हैं, हालांकि इसमें टाइम अभी खत्म नहीं हो गया, इसके दिन अभी आरंभ हुए हैं, ऐसा मान लो कि अभी लग जाएंगे 1 हफ्ता लगभग, थोड़ा सा कम उससे। जिस दिन खत्म होता है उसके बाद जो फिजिक्स आरंभ होती है वो जाके रुकेगी 8 पर। फिजिक्स 5, 6, 7, 8 पे जाके रुकेगी। और उसके बाद में
हमारी केमिस्ट्री जाके स्टॉप हो जाएगी अराउंड अगस्त में, लगभग एक एवरेज एन आइडिया तुम लोगों को जो दिया जा रहा है। तुम्हारा बस एक ही जेन्युइन काम है, दैट्स इट, रिवीजन, और कुछ नहीं करें। लिखित में जितना हो सके उतना खुद को पढ़ाएं, बार बार पढ़ाएं, लगातार पढ़ाएं, जितना पढ़ जाए वो पढ़ाते चलो। क्योंकि तुम्हें अगर नहीं पता है तो एक सबसे बड़ी समस्या जो सभी लोगों के साथ में क्लास 12 के दौरान घटित होती है, उन पे सिलेबस ही खत्म नहीं हो रहा है। अक्टूबर नवंबर में जाके सिलेबस पे फुल स्टॉप मारेंगे, फिर रिवीजन कब करेंगे, कभी नहीं, क्योंकि फिर रिपोर्ट आ जाएंगे, फिर प्रैक्टिकल आ जाएंगे, बोर्ड में पढ़ेंगे जी सीधे, कितने नंबर आएंगे, कम ही आएंगे। इसलिए पहली चीज है कि सिलेबस का होना और उसका फिर दोबारा होना। क्योंकि तुम्हें इस बात को समझना होगा कि एक बार में पढ़ लेने से तुम जाने कितनी चीजों को नहीं समझ पाते, कितना कुछ कैप्चर नहीं कर पाते, तुम्हें ये आइडिया नहीं होता कि चीजें किस लहजे से उतारी जाएंगी। इसीलिए सिलेबस का रिकैप मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए पहले तुम करो, क्योंकि जब मैं उतरूंगा उसमें मेरे उतरने में थोड़ा सा चेंज होगा। इंपोर्टेंट फास्ट डिस्कशन, मेन टॉपिक, सवाल जो मतलब पेपर के लिहाज से तैयारी कराई जाती है, उस तरीके की जो अपन लोग बोर्ड में करते हैं। बेसिक मेहनत जो, जैसे कि जिन लोगों ने 10th में करी थी, पहले सैंपल पेपर्स की लगातार प्रैक्टिस करना, उनको चेक करना, उन्हें क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। इसीलिए सिलेबस का पहले होना मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि बहुत से लोगों पे होता ही नहीं है। मैथ्स का सिलेबस कब तक निबट जाएगा? उसके बाद तुम क्या करो? उसके बाद ही तो है असली पढ़ाई, क्योंकि पहली बार में करने के बाद में तुम लोग सवालों को नाप नहीं सकते, भूल जाते हैं पॉइंटों को। मोस्ट इंपोर्टेंट ये जो खेल होता है वो केमिस्ट्री के साथ होता है, स्पेशली ऑर्गेनिक के अंदर। फिर अपन लोग इस पे आ जाते हैं, आगे इसकी प्रिपरेशन किस तरह से करी जाएगी वो समझे ध्यान से। एक मिनट, इसकी प्रिपरेशन करने से पहले एक बार जरा इसकी और देख के आ जाए। हमारी कॉपी में लिखी हुई है, पहले वाले की प्रिपरेशन में चेक कर लो कितने स्टेप में हुई है, कौन सी रिएक्शन है, कैसे कैसे करके करी गई है, पहले वो ध्यान से देख लें। हाँ भाई, अब इसको ध्यान से देखो। ये जो MnO2 है, ये MnO2 ये नेचर में पाया जाता है। हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है? MnO4 में कन्वर्ट करना है। तो इसकी जो प्रिपरेशन है वो बुक के अकॉर्डिंग शायद 2-3 स्टेप है, मतलब अलग अलग स्टेप है, और नॉलेज में दिए गए हैं बहुत सी बातें, पर नहीं, तुम्हें कुछ 2 मेन स्टेप समझने हैं, उसमें खत्म हो जाता है। सबसे पहला जो मेन स्टेप है वो ये कि तुम लोगों को MnO2 की रिएक्शन करवानी है, इसको फ्यूज्ड KOH या फिर ऐसे कह लो ऑक्सीजन के साथ मिलाना है। अगर तुम इसको ऑक्सीजन से मिलाते हो तुम्हारे पास बनेगा K2MnO4, और भी कुछ एक्स्ट्रा निकलेगा जो तुम्हें निकालना नहीं। बात ये है कि जब MnO2 की रिएक्शन KOH प्लस O2 से होती है तो K2MnO4 बना। एक सवाल का जवाब, K पे 2 क्यों आया ये बताओ। ये जो अपना जो K है इस पे 2 क्यों आया, बस ये जानना और कुछ नहीं जानना। बस जब इसकी रिएक्शन MnO2 से, MnO2 पहले से नेचर में पाया जाता है, इसको KOH से रिएक्शन करवाया तो O2 बना, और ये ऐसे करके बन गया। ठीक है, K पे 2 किसने दिया? MnO4 ने, लेकिन यहाँ पे K के पास में क्या है? 1। तो बात ये कि तुम्हें MnO4 से 2 निकलवाना है या फिर तुम्हें MnO4 से 1 निकलवाना है इस कंपाउंड को बनाने के लिए, तुम ये बता दो। मतलब जब हम इसकी रिएक्शन इससे करते हैं तो K2MnO4 बनता है, पहली बात तो यही है।
और बस बात सिंपल सी ये पूछ रहा हूं मैं कि तुम्हें K2MnO4 चाहिए या फिर KMnO4 चाहिए। इस बात को मैं घुमा के पूछ रहा हूं, तुम्हें MnO4 से 2 निकलवाना है कि MnO4 से -1 निकलवाना है, 1 निकलवाना है या 2 निकलवाना है। तुम्हें इस कंपाउंड को बनाने के लिए, KMnO4 बनाने के लिए यहां पे 1 चाहिए कि 2 चाहिए। हमें 1 की नीड है, यानी मैं चाहता हूं कि मेरा जो MnO4 है वो 2 ना दे। अगर वो 2 देगा तो बनेगा K2MnO4, अगर 1 देगा तो क्या बनेगा KMnO4। तो मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, तो अब इस MnO4 को 1 में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो सुनो। दूसरा स्टेप, अपने पास में ये वाला जो MnO4 है, ये वाला जो MnO4 है, ये फिलहाल कितनी वैलेंस दे रहा है -2, और मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है -1 में। और इसको -1 में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी किसी भी एसिड से। जब इसकी एसिड से रिएक्शन करवाते हैं तो एसिड इसको -2 की जगह किस में कन्वर्ट कर देगा -1 में। और फिर समझदार लोग क्या करेंगे कि समझदार लोग K लेकर आएंगे, यानी कि पोटेशियम लेके आएंगे, फिर समझदार लोग MnO4 -1 लेके आएंगे और दोनों को मिला देंगे। एक की वैलेंसी +1, एक की वैलेंसी -1, दोनों अटैच होंगे और क्या बन जाएगा KMnO4। ये इसकी प्रिपरेशन रिएक्शन। ये बुक वाली नहीं है लेकिन, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से लिख सकते हैं कि तुम्हें याद ही होनी चाहिए। मैं तुझे पहले दिन से कह के चल रहा हूँ, रटना इज द पहली प्रायोरिटी ऑफ D&F ब्लॉक। और ये फेज 1 की रटने वाली विद्या चल रही है, फेज 2 की तो स्टार्ट होनी है, ठीक है। इसीलिए फेज 1 में कुछ छोटी मोटी ऐसी कमियां भी हैं जिनको तुम बताया नहीं जाता, वो साफ की जाएंगी सीधे सीधे करके। तो पहले इस बात को टोटली याद रखें कि कौन सी प्रोसेस है, किस तरह से बनाई जाती है। मैंने कुछ प्रोसेस लिखी है, वो लिखी नहीं है जहाँ मुझसे कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट। फॉर्मूला ठीक है, रिएक्शन बनाने वाली ध्यान हो हल्की फुल्की की। एक में K2MnO4 बना, मतलब ये वो आदमी इसके पास की वैलेंसी -2 है और इस -2 को -1 लेने के लिए H पॉजिटिव से रिएक्शन करवा दिया गया। तुम लोग जज मत करना एक चीज, ये पर्पल से इसे लिखा है क्योंकि KMnO4 कलर पर्पल होता है और K2MnO4 कलर ग्रीन होता है। ये येलो नहीं होते जो येलो लिखे गए हैं। पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल होगा और K2MnO4, इसका नाम तो बता दिया, नाम है पोटेशियम मैग्नेट, पद नहीं लगता बस इसमें, इसके पद नहीं है। पद मैग्नेट की जगह ओनली मैग्नेट, पोटेशियम मैग्नेट, इसका कलर ग्रीन होता है, ठीक है। मतलब ध्यान रखें कुछ छोटी मोटी बातें। और जैसे मैं तुमसे पहली बात से चल रहा हूँ, फेज 1 लर्निंग, फेज 2 ऑल लर्निंग, तो वो सफाई वाला होगा। लिख लिया, ये पूरा लिख लिया। आगे सुनो, आगे पॉइंट है इसकी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ठीक है, वो ध्यान से देखें। हमारे पास में हम लोगों ने जस्ट स्टडी कन्वर्ट किया, हमने MnO4 2 नेगेटिव को जब किसी एसिड से बढ़ाया तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है MnO4 -1 में। तो उसकी शेप ध्यान जाननी है, ठीक है। अपने पास में काम का आदमी कौन है MnO4 -1, ना कि MnO4 -2।
शेप जाननी है तो शेप बहुत सिंपल है। इसमें ये एक मेटल है, उसमें कितने ऑक्सीजन कनेक्टेड टोटल? 4। मैं वो 4 ऑक्सीजन लफड़ा बताता हूं। तुमने जो कल तक 4 ऑक्सीजन कनेक्ट किए थे उसमें 2 तो डबल बॉन्ड में अटैच थे और 2 सिंगल बॉन्ड में। सेम टू सेम इसके अंदर भी तुम लोग ऐसे करके एमएन बनाओगे, एमएन में 2 लगाओगे सिंगल बॉन्ड, 2 लगाओगे डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, और इसके ऊपर जो होल नेट चार्ज आएगा वो कितना होगा? -2। और अपन लोगों ने जब इसकी रिएक्शन एसिड से करवाई तभी चला जाएगा वापस से इसी के अंदर एमएन। इस बार थोड़ा सा फर्क होगा, इस चार्ज को -2 की जगह -1 करना है ना, तो डबल बॉन्ड 2 की जगह 3 हो जाएंगे। 3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, 1 सिंगल बॉन्ड -1। स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। सेम वही सिस्टम, 4 वाला 2 1 में तोड़ा और 1 को 3 में लिया। पुरानी चीजें काम आती है इस वजह से। ये मैं क्यों पता होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर अपन लोगों को ना जब चीजें दिखाई दे पेपरों में तो ये शेप अगर हमने कभी देखे नहीं, देख के डर जाएंगे कि यार ये क्या आएगा जो पढ़ाई नहीं कभी तक। ऊपर डर निकालने वाली थ्योरी हो, कुछ नहीं। जैसे कि अगर तुम्हारे सामने ये आ जाए कभी, तो बताइए कौन सा कंपाउंड है? किससे डर बनता है? ये कौन सा कंपाउंड है? ये तो मैंने आज तक नहीं पढ़ा। इसमें कितने वर्टेक्स है गिनना? 1 2 3 4 5 6, एक ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कौन सा कंपाउंड है? डर बनाना बस वही है। अब तो वैसे डर नहीं लगेगा, एसिड है ये। सल्फर की 8 फॉर्म, सल्फर 2-3 फॉर्म में पाया जाता है। जैसे कि ये एक चेयर बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6। ये किसी एंगल से चेयर दिखती होगी लोगों को तो उन्होंने इसको चेयर नाम दिया। जैसे क्राउन, क्राउन समझते ना, मुकुट। जैसे एसिड, और ये वाला कितना है? ये चेयर, चेयर यानी कि S6 सल्फर है ये। अब बताओ, इस चीजों को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी लाइफ में एक आध बार देखी हो, उसे डर नहीं आता, इसलिए वो ध्यान से दिखा दी गई शेप। खैर लीड कोई बात नहीं, ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें रोक भी जाता है। तो मुझे अगला पॉइंट बोलो बस। रिएक्शन, मैंने रिएक्शन शायद पुराने वाले में छुड़वाएंगे, ठीक है, इसलिए रिएक्शन बस लिख दिया। रिएक्शन मैं अगले पॉइंट पर ही आ जाऊंगा क्योंकि उसका नाम है यूज, ठीक है, उसी को ध्यान से देखें, ठीक है, ध्यान से समझना। इसके यूज बहुत सिंपल है। पहली बार जैसे K2Cr2O7 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका भी वही मेन काम है, ये पता लगाता है चीजों के बारे में कि इसकी मोलरिटी कितनी होगी, गाढ़ापन कितना होगा, पतलापन कितना होगा। ये काफी अच्छे लेवल पे इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। वो सारी बात पर सामने पहले से मेंशन है, अगर तुम ध्यान से देख पाओ तो। मुझे लगता है कि तुम पढ़ के भी समझ में आ जाएंगे, बहुत बड़ा खेल नहीं है। सबसे पहली बात मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, लेकिन इसका सबसे पहला यूज क्या है? ऑक्सीडेशन करने में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सबसे पहला इसका बेसिक सा यूज। उसके बाद में डीकलराइजेशन, मतलब कि इसके रंगों को हटाना, किसी भी चीजों के ऑयल वगैरह कलर हटाना। बहुत से ऑयल को ट्रांसपेरेंट कर देना, उनके रंगों को उड़ा देना बिल्कुल। जैसे कि बहुत से केमिकल्स में कलर पाए जाते हैं, सरसों का तेल, पेट्रोल, डीजल, सबके कोई कलर है, कलर ही गायब कर देना, मतलब देख के पता ही ना चले कि सॉल्यूशन पानी है कि पेट्रोल, कुछ ऐसा, ठीक है, ध्यान से बात समझे। तो एक पॉइंट ये भी है कि डीकलराइजेशन ऑफ ऑयल्स, डीकलराइजेशन ऑफ ऑयल्स, इसका एक बेसिक सिंपल सा यूज ये भी है। उसका अगला पॉइंट इसका इसमें से लगा देते हैं, ये वाला मत लिखना, ये फेवरेट ऑक्सीडेंट इन प्रिपरेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, हो गया, वो ऑक्सीडेशन में इस्तेमाल होता है, केमिस्ट्री में कहीं भी कर लो, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन यूज्ड इन, ये जो तगड़े से यूज लिखते हैं, अब इन्हीं बातों को चाहे तुम बढ़ा सकते हो, सिंपल लिख लो। यूज्ड इन ब्लीचिंग ऑफ फूड, कुल मिला के कपड़ी इंडस्ट्री में, कपड़ा इंडस्ट्री में जितनी भी कपड़े की फैक्ट्री उन सभी में। जैसे ये जैनकोट है, ये काई कंपनी है, ये चंदौली में जैनकोट डिटर्जेंट, इसकी फैक्ट्री कपड़े की है। सिल्क एंड अदर टेक्सटाइल फैक्ट्रीज। उन्होंने एक चीज सुनी होगी, इंटर्नशिप। किसी को कहते हैं इंटर्नशिप? कोई आदमी जब पढ़ाई कर रहा होता है तो उसका कोर्स जब खत्म होने पे आता है, उससे पहले जैसे 4 साल में कोर्स खत्म होता है तो चौथी साल में उसको अलग अलग कंपनियों में 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने के लिए जॉब पे भेजा जाता है, जिस फील्ड से उसने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की है, जिससे कि
उसको उस पढ़ाई की एक प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी, आखिर कौन सी चीज कहाँ इस्तेमाल होती है। जब वो उस चीजों को किताब के बाद में असलियत में देखेगा कि जो मैंने पढ़ा वो सब इस दुनिया में है, इस्तेमाल होता है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा। खैर, अपने पास में इसके 3 यूज है और इसके ऊपर नहीं लिखेंगे, लेकिन एक बहुत ठीक ठाक सा क्वेश्चन है इसके अंदर कि KMnO4 की ऑक्सीडेशन पावर कौन से मीडियम में तगड़ी होती है, और वो तगड़ी होती है मैक्सिमम होती है कौन सी मीडियम में, मैक्सिमम इन एसिडिक मीडियम। ये ध्यान रखें, एसिडिक मीडियम। KMnO4 की जो ऑक्सीडेशन करने की ताकत है वो सबसे ज्यादा एसिडिक मीडियम में होगी, और उसका रीजन बिकॉज ऑफ आयंस। बिकॉज ऑफ आयंस मतलब कुछ है, बिकॉज ऑफ आयंस। हाँ, अब तुम, मुझे नहीं पता तुम कॉपी के कहाँ पे हिस्से पे चल रहे हो, एकदम ऊपर लिखा है कि बीच में, अगर बीच में है तो नए पन्ने पे आ जाए, बिल्कुल ऊपर भी है तो भी नए पन्ने पर ही आ जाए। छोड़, एफ ब्लॉक चैप्टर का पहला हिस्सा डी ब्लॉक एलिमेंट है, दूसरा हिस्सा एफ ब्लॉक है, फेज 1 में। तो को पढ़ते टाइम ना ऑलवेज एक डिफरेंस नोटिस क्या करें कि यार इसको पढ़ने की थ्योरी पिछले वाले से अलग है, वो प्रैक्टिकल सवालों वाला चैप्टर था, ये याद करने वाला चैप्टर है, तो उसी माइंडसेट के साथ पढ़ा कर ना, सेम माइंडसेट नहीं। देखें भाई, एफ ब्लॉक एलिमेंट, दूसरा नाम इनर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, दूसरा नाम इन्हीं का इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। एक काम की बात ज्यादा बताएंगे अपनी बुद्धि से। एफ ब्लॉक एलिमेंट को एफ ब्लॉक क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में एंट्री करता होगा, ठीक है। एफ ब्लॉक लास्ट इलेक्ट्रॉन विल एंटर इन एफ ऑर्बिटल, इस वजह से इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। अपने पास में एफ ब्लॉक एलिमेंट कौन से हैं, 2 हैं, एक तो है लेंथेनॉइड्स और दूसरे कौन से हैं, एक्टिनॉइड्स, लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स। ये हमारे पास में एफ ब्लॉक एलिमेंट है। अब इनकी स्टार्टिंग कहां से होती है वो सब लोग ध्यान से सुन लेना। हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे होंगे लेंथेनॉइड के बारे में, और देन वी विल गो टू एक्टिनॉइड्स के बारे में, जिससे कि तुम्हारी पूरी की पूरी पीरियडिक टेबल खत्म हो जाती है। लेंथेनॉइड जहां से स्टार्ट होते हैं, मतलब स्टार्ट क्या, उनके पहला दरवाजा है
एक एलिमेंट है, इसका नाम है लेंथनम, उस एलिमेंट का नंबर है 57। लेंथनम है उसका परिणाम 57। उसके बाद वाले लोगों को लेंथ नोड कहते हैं। 57 नहीं है, इसके नाम पे लेंथ नोड पड़ा है, इसके नाम पे नाम पड़ा है, वो नहीं है लेंथ नोड। उसके बाद वाला यानी खेल कहां से स्टार्ट होगा? 58 से, ठीक है। 58 से स्टार्ट होता है और 58 वाले एलिमेंट का नाम क्या है? सीरियम। दिस इज सीई। इनको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तुम्हारा पहला लेंथ नोड एलिमेंट है 58। इस बात को पहले याद रखेंगे। 57 से स्टार्ट होता है, मतलब 58 से शुरू होने के बाद आगे तक जाएंगे, वो सारे साथ तुम्हारे लेंथ नोड है, ठीक है। ठीक, एक काम कीजिए, इसके अंदर जो तुम्हें पता हो वो सुनो ध्यान से। लेंथ नोड का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखवाने से पहले एक बार ध्यान से डी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लें, जानबूझ के देख लें, ध्यान से, ध्यान से देखिए डी ब्लॉक एलिमेंटों का कैसे लिखा हुआ, उस तरह याददाश्त थोड़ी अच्छी हो जाएगी इस वजह से। उनका देखा पहला क्या लिखा है? n-1 डी की वैल्यू 1 से लेके 10, और उसके बाद में लिखा है ns2 ns12। इसका आंसर है, मतलब पीछे लिखा है ns है ना, तो इसमें भी पीछे से स्टार्ट होगा। ns की वैल्यू 2 फिक्स है, कोई चेंज ही नहीं है 2 में। 2 में कोई 1 2 नहीं बनेगा, सीधी सीधी बात है। उसके बाद में अगला जो लिखा है वो ये लिखा है n-1 डी में 0 या 1 में खेल खेलेगा, और उसके बाद में n-2 f में 1 से लेके 14 तक कोई भी एंट्री आ सकती है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसको ध्यान रखें। इस बात का क्या मतलब है कि अगर S में है 6 तो D में होगा 5 और F में होगा 4 नंबर। मतलब S का कौन सा ऑर्बिटल इस्तेमाल होगा? 6वां। D का कौन सा होगा? 5वां। और F का कौन सा होगा? 4था। और इस बात को मैं तुम्हें समझा सकता हूं लॉजिकली। देखना 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे लिखा S, ये वाला SP, ये वाला SPD, उसके बाद में SPD F, वापस से SPD F, SPD और अगला आखिरी वाला SP। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन भरने पे उतर जाएं तो पहले ये भरा जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2। उसके बाद में ध्यान से 4d 5p6s, और फिर कौन से का नंबर लगता है? f का, फिर लगेगा f का। और जिस दिन f आया तो f में पहला एलिमेंट कौन है? तुमने f कौन से का लिया? सबसे पहले चौथे का f लिया। चौथे के f से पहले चौथे का f लिया, ठीक है चलो। फिर तुम आगे क्या लोगे? 5वें का d लोगे। तो बस कुछ वैसे करके बातें यहाँ पे रखी गई है कि ये वाला 6s होगा, 5वें का d होगा और चौथे का f होगा। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एलिमेंट वाइज, मतलब 58 से लेके 71 तक
और 58 से 71 तक लैंथेनॉइड है, इसका नाम है ल्यूटेटियम। ठीक है, काम की बात है कि 58 से लेके 71 तक के एलिमेंटों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसा नहीं है सब सोचते हैं। हमने से 21 से लेके 30 तक के जोड़ाड़ कर लिए, उसमें 2 गड़बड़ पे थे, 24 और 29 उनको सेट कर लिया। यहाँ पे तो कहानी ही खराब है। मतलब यहाँ पे तुमसे बोला जाए कि इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन करो, तुम कर भी लोगे, पर तुम पता चलेगा कि आंसर गलत आए अपने, और एक आंसर निकल देखो 3-4 आंसर गलत है। 58 से 71 तक के बीच में कुछ बात लोग थे, उसमें 4-5 गलत हो गए ना, आधे ही काम किया, इसलिए करवाया नहीं जाता। ध्यान से बात समझो, इन सबके इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन की शक्ल कुछ ऐसी होगी, जैसे ये वाला होगा 6s2, फिर होगा कुछ 5d में 1 या 0 जो भी, और उसके बाद में होगा फिर 4p में 1 से लेकर 4 तक कोई भी संख्या हुआ करेगी, 4p में काय को 4f में। तो लास्ट वाला ऑर्बिट कौन सा होगा? 4f। ये एंड में 4f वाले लोगों को लिया करेंगे, और यही एक एक्सेप्शन क्रिएट हो जाता है कि साहब कुछ गड़बड़ है जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन में, तो उसकी तुम्हें चिंता नहीं करनी है, इस बात को ध्यान रखें। पहली काम की बात है कि इसका जनरल याद हो, n, n-1, n-2, s, d, f, इसमें 2 फिक्स है, या 0, 1 या 1 to 40। और मोस्ट इंपोर्टेंट, लेंथ नोड कहां से कहां होते हैं? 58 से लेके 71 तक के बीच में। और की स्टार्टिंग कहां से होती है? लेंथेनम नाम के एलिमेंट से, जिसका नंबर खुद का 57 है। अब एक काम करो, 58 से लेके 71 तक के बीच में उंगलियों पे गिन के काउंट करो कितने एलिमेंट है टोटल। 58 से 71 कितने एलिमेंट है? गिन ले। कितने? 14 एलिमेंट। ये तुम्हारे लेंथेनॉइड्स होते हैं, एलिमेंट्स। अब दूसरी बात, कोई तुमसे ये पूछे कि लेंथेनॉइड को लेंथेनॉइड ही क्यों कहते हैं और ये ब्लॉक में क्यों आते हैं, इन दोनों सवालों के क्या जवाब होंगे जरा बताओ। लेंथेनॉइड को लेंथेनॉइड इसीलिए कहते हैं क्योंकि लेंथेनम के बाद आते हैं, और अगला जवाब, ये एफ ब्लॉक में क्यों आते हैं क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल्स में एंट्री करेगा, इस वजह से। अगली बात, इनको पीरियडिक टेबल में अलग उठा के नीचे क्यों रखा गया? क्योंकि सीक्वेंस बिगाड़ रहे थे, ये एडजस्ट नहीं हो रहे थे, ये फिट नहीं हो रहे थे, इसलिए पीरियडिक टेबल में इनकी वैल्यू उठा के अलग से रख दी गई कहीं पे, जिससे कि टेबल ऊपर सही चलती है, नीचे खराब ना हो मामला, तो अलग से बढ़ा देंगे। तो मतलब पीरियड टेबल पूरे सही नहीं है, हाँ नहीं है, उसमें गड़बड़ है, कहानियां खराब है। पहली जो चीज तुम्हें वो याद होनी चाहिए वो ये कि एफ ब्लॉक एलिमेंट लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में 58 से लेकर 71 तक 14 एलिमेंट होते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन उनका ये पाया जाता है, जो कि तुम्हें करने की नीड बिल्कुल नहीं है। तुम्हें एलिमेंट याद हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। छोटी मोटी बातें होंगी, उनको ऑन द टाइम किल कर सकते हैं, इसलिए परेशान नहीं हो। खैर आगे चलते हैं, तो जेन्युइनली परेशान नहीं हो, इट्स ऑल राइट, सब ठीक है। तुम्हें इसके अंदर जो चीजें पढ़नी दैट इज उनकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज जिसमें कि सबसे पहली जो प्रॉपर्टी मैंने लिखी तुम्हारे सामने वो इनकी एटॉमिक रेडियस या फिर आयनिक साइज। एटॉमिक रेडियस, अरे साइज लिख देता हूं ना इनका सीधे सीधे, साइज ऑफ लेंथेनॉइड्स, ये सबसे पहले साइज समझे। नंबर 58, 59, 60, 61, 62, 63 बढ़ता जा रहा है, तो क्या और बढ़ता जा रहा होगा? चार्ज। अगर चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगी, अगर अट्रैक्शन की फोर्स बढ़ेगी तो साइज डिक्रीज होगा। तो इलेक्ट्रॉन की सबसे पहली कॉमन सी कहानी है कि द साइज decreases continuously due to increase in न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज में इंक्रीज होने के कारण उनका जो साइज है वो लगातार डिक्रीज होता चला जाएगा, और दिस फिनोमेना इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड उनके साइज का घटना, दैट इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ऑब्वियसली सिकुड़ नहीं होता होगा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मतलब लेंथेनॉइड का साइज लगातार डिक्रीज करता है, बीच में कहीं पे कोई जंप नहीं होती है, सबका साइज लगातार डिक्रीज करेगा। फिर एक सवाल और क्रिएट होता है इसी के अंदर, सर इसमें वो शब्द इस्तेमाल नहीं होगा कि पुअर शील्डिंग इफेक्ट, रिपल्शन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी तो करते हैं, वो साइज को बढ़ाते भी तो हैं, नहीं इसमें नहीं होता। इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखें कि
lengthenoid have poor shielding effect. Lengthenoids have poor shielding, और लगा के लिख दिया जाए तो स्क्रीनिंग इफेक्ट। इनके पास में स्क्रीनिंग इफेक्ट कैसा होता है? पुअर होगा, मतलब कि ये साइज को बढ़ाने की क्षमता नहीं रख पाते हैं, रिपल्शन नहीं हो पाता ज्यादा अच्छे से, न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेंट है और साइज कंटिन्यूअसली डिक्रीज ही करेगा, कंटिन्यूअसली डिक्रीज करेगा। अगली काम की चीज इसी के अंदर दूसरी काम की चीज है इनके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वो सुने, काफी अच्छी है। जनरली दे एग्जिबिट ओनली, मतलब ये सिर्फ दे एग्जिबिट +3, इन सभी की जो स्टेट है +3 होती है जनरली बस। लेकिन कुछ स्पेसिफिक केसेस में, बट इन सम केसेस और कुछ इन सम lengthenoids, कुछ lengthenoids ऐसे भी होते हैं which show +2 and +4, एक कम और एक ज्यादा, 3 से एक कम और 3 से एक ज्यादा शो कर सकते हैं। मेनली इनकी वैलेंसी +3 पाए, जनरल वैलेंसी इनकी +3 है, 2 और 4 भी शो कर सकते हैं, बहुत बड़ी चीज नहीं है ना। आगे चलते हैं, देखो चलते हैं। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 पाई जाती है जनरली, +2 +4 भी शो कर सकते हैं। कौन से करते हैं? वो ड्यूटोनियम है, ड्यूटोनियम इस आदमी को कुछ पंडिताई करनी हो तो एलिमेंटों के नाम याद कर जा, बार वालों के धुआंधार बोले लाइन से, एक रिदमिक फॉर्म में, उससे मंत्रों का उच्चारण उचित लगेगा कि ऐसा कुछ भयानक ही बोला है। बेहतरीन कलेक्शन ऑफ मंत्र हो सकते हैं, वो दुनिया ने नहीं सुने होंगे इस वजह से। ठीक है, मैं इसमें लिखा है वैसे यूरोपियम लिखा है, +2 वाले कौन कौन से हैं इन्हें लिख लो। चलो यूरोपियम, ये वाला YB, CE, ये सभी 4 और 2 शो करने वाली, ये दोनों 2 शो कर लेते हैं और ये वाले दोनों 4 शो कर लेते हैं। EU, YB, CE, TB, ये दोनों 4 वाले, ये दोनों 2 वाले हैं। जनरल 3 ही है, बस कुछ गिने चुने लोग हैं 2 और 4 शो करेंगे ना, कुछ गिने चुने, बस याद रख लेंगे क्वेश्चन। तीसरा पॉइंट है इनकी एटॉमिक साइज, आयनिक साइज होने वाला फिजिकल प्रॉपर्टीज पे लिखा होगा ना, ये इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक। अरे फिजिकल प्रॉपर्टीज यार, जनरल क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है, वो ध्यान से समझनी है, ठीक है। लेकिन ध्यान से समझने से पहले हमारे पास में बहुत छोटा सा काम है। छोटा सा काम ये है कि जरा एक बार ना ध्यान से इस वाले सवाल को पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। यहाँ पे सवाल लिखा है जिर्कोनियम और हॉफनियम ये दोनों नेचर में साथ क्यों पाए जाते हैं? मतलब बीफ रैंडम सवाल, मतलब पढ़ते पढ़ते भी सवाल टोक दिया, मन है बच्चा नहीं, कहीं भी काट सकते हैं, कुछ भी है, कोई रिदम नहीं है, सवाल चल रहे हैं, आप सवाल पढ़ लो, बीच में पढ़ाई चल रही है, सवाल पढ़ लो, ध्यान से इसको पढ़ के देख लो। जिर्कोनियम हॉफनियम अकर टुगेदर नेचर बाय, कोई भी एलिमेंट नेचर में साथ जो दोनों पाए जाते हैं, जिर्कोनियम हॉफनियम तुमने सुने तक नहीं है, तुम्हारे पाए जाने से क्या मतलब तुम्हारा? मतलब दिक्कत ये है कि जिर्कोनियम हॉफनियम टुगेदर नेचर में साथ पाए जाते हैं, क्यों पाए जाते हैं, सवाल पूछ रहा है। तो बालक का लौट के सवाल याद है सर, मैंने तो आज तक नाम भी नहीं सुना, मुझे इनसे क्या मतलब, ये पाए जाते नहीं पाए जाते हैं, तो जवाब देना पड़ेगा ना इनका। जवाब क्या हो? जवाब सुनो, इन दोनों का साइज सेम होता है,
हमारे पास दोनों जो एलिमेंट है, एक तो जिरकोनियम और एक है ऑफ्मियम हैव ऑलमोस्ट सिमिलर साइज है। लिखना याद करना, हो जाएगा, याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हैव ऑलमोस्ट आइडेंटिकल साइजेस, इसीलिए वो नेचर में जहां पर ही पाए जाएंगे एक साथ पाए जाते हैं। तो मैं कुछ भी ऐसे याद करने के लिए देंगे नहीं हटा। हाँ, तुम लोग उस पे आओ, फिजिकल प्रॉपर्टी वाले सिस्टम पे आ जाए सभी लोग ध्यान से, एक एक करके इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज रीड करो, पहले अपने आप रीड करो, ध्यान से रीड करें फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो मैं तो चलो फिर भी ऐसे हाईलाइट करके करवा पा रहा हूँ, वरना एक्चुअली में इसको बुक मंगा के सबको एडिट करके लाइन टू लाइन, जैसे इंग्लिश पढ़ते हैं वैसे पढ़ाई जाती है, टेबल बैठ के रिपोर्ट की तरह, सिम टू सिम। पर ठीक है, ध्यान से पहले इनकी लाइनें रीड करें, स्टेटमेंट समझना ध्यान से। हो गए सब। जरा बताओ इनका लुक कैसे दिखते, कैसे सभी के सभी, कलर क्या होता है, कलर बताओ। सिल्वरी व्हाइट होगा कलर, सबसे पहले बात व्हाइट होगा। सॉफ्ट होंगे कि हार्ड होंगे? ये सॉफ्ट पाए जाते हैं। उसके बाद में अगली काम की बात, ये टार्निशन एयर, यानी कि जब भी हवा में रखते जाएंगे, जैसे कि तुम सेब काट के हवा में रखो, एकदम से लाल पड़ जाता, खराब हो जाता, रंग बदलता उसका। सेम टू सेम ये वाली भी ईयर में अच्छे से टार्निश, यानी कि रंग बदल के काले पड़ जाते हैं, कुछ ऐसा कह लो, टार्निशन एयर रैपिडली। एक बात तो ये हो गई। उसके बाद में अगली काम की चीज, दूसरा काम का पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की रेंज कहां से कहां होती है? 100 केल्विन से लेके 1200 केल्विन तक। लेकिन के बीच में एक ऐसा एलिमेंट भी है जो सबसे ज्यादा मेल्टिंग में बॉइलिंग पॉइंट रखता है, उसका नाम क्या है? सुमेरियम। सुमेरियम का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 1623 केल्विन। और इस बात का मतलब ये भी है कि सुमेरियम इन सभी के बीच में हार्डेस्ट एलिमेंट माना जाता है। टेंथ वर्ड के अंदर सुमेरियम हार्डेस्ट है, यानी कि स्टील हार्ड, ये वाला स्टील हार्ड, इन सब में सबसे मजबूत एलिमेंट सुमेरियम है। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और अगली काम की बात ये कि ये सारे लेंथेनॉइड गुड कंडक्टर ऑफ किस किस के? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये बिजली के और इलेक्ट्रिसिटी, मतलब उसके हीट के, दोनों के गुड कंडक्टर होते हैं। अच्छे से हीट पास होने देंगे, अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी पास होने देते हैं। इसमें एक स्पेशल एलिमेंट इसको अरेंज किया गया, तुम्हारे सामने, दैट इज सुमेरियम। मजबूत काफी ज्यादा है, और बॉइलिंग पॉइंट भी ऑब्वियसली सबकी रेंज होती है 1000 से 1200 के बीच में। ये अलग निकल के आया 1623 के आसपास। लेंथ नोट कहां से, 58 से लेके 71, 57 का नाम कौन है? लेंथनम। और उसका एलिमेंट एफ में नहीं आता है ना, स्पेशल चीजों में से लेंथनम के बाद वाला लेंथनोइड है। इनका साइज कंटिन्यूअसली क्या करेगा? डिक्रीज। उसमें शिल्डिंग इफेक्ट का कोई प्रभाव नहीं होता, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट है। साइज के रिलेटेड जो भी शब्द आएगा कभी भी उसमें लेंथ नोट कॉन्ट्रैक्शन को चिपका देंगे। हमेशा स्ट्रेट प्लस्टिंग होती है, कुछ 2-3 लोगों को छोड़कर।
और अंतिम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन कलर कंपाउंड। चौथा पॉइंट कलर, पांचवा पॉइंट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मतलब जैसे पहले वाले चले थे ना ठीक वैसे करके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। उसके बाद में छठवां क्या लिखता है, केमिकल प्रॉपर्टीज, किससे रिलेशन करेंगे, क्या बना सकते हैं, कौन से कंपाउंड को क्रिएट कर सकते हैं, वो वाली बात है। और लास्ट यूज क्या है इनका, यूज ऑफ लेंथेनॉइड्स, यूज ऑफ लेंथेनॉइड्स, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और कलर अगली काम की चीज है, और इसी से लेंथ खत्म हो जाता है। इसमें इतना ध्यान रखना होता है कहाँ शुरू कहाँ खत्म, जनरल क्या, कौन किसका साइज कैसे, व्हाट इज लेंथ कौन डायरेक्शन, वो कोई लफड़ा नहीं है। मतलब थोड़ा अजीब सा मतलब ठीक है, यही है। चलो भाई अब बात ये है, पढ़े, रीड करो, रीडिंग हैबिट क्रिएट करो। इस चैप्टर में वो काम आती है, अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर से नीचे तक आ जाए। और ये जो सिटी लिखा है ना, पिछले का लिखा है, पिछले में इलेक्ट्रिक लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी बना दिया आप जाके, सिटी विटी नहीं पड़ती है। यहाँ से आ जाए पूरा नीचे तक आना ध्यान से, वो रीडिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ड लिखा है द बेस्ट सिंगल यूज ऑफ, एक जगह इस्तेमाल होते हैं अलग बनाने में, ठीक है भाई। क्या ये कलर कंपाउंड देते हैं, हाँ कि ना, पहले बताओ। हाँ ये कलर कंपाउंड देते हैं, तो कंपाउंड कलर होने का रीजन क्या है, कलर होने का रीजन क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें अनपेयर्ड कह लो, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं कुल मिला के बाद, है ना। इसमें प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, अनपेयर्ड प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इस वजह से। अच्छा बात ये कि ये कलर कौन सी स्टेट में दे सकते हैं, सॉलिड में भी कलर रहेंगे और किसमें, एक्वस में भी कैसा स्टेट रहेगा, मतलब कलर कंपाउंड रहते हैं कुल मिला के, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। अच्छा
कुछ ऐसे स्टेट भी लिखी है जो कलरलेस है क्योंकि उसमें ट्रांजिशन नहीं है। किसी भी कंपाउंड कलर होने का रीजन तो मैं याद होना चाहिए यार, मैं लिख रहा हूँ बार बार चलवा लिखता हूँ। नहीं इसमें तो डी थोड़ी है, तो एफ ब्लॉक है। इसमें एफ से एफ ऑर्बिटल में क्या होगा, ट्रांजिशन। अगर एफ से एफ ऑर्बिटल में ट्रांजिशन होगा तो कैसे होंगे वो, कलर्ड। लेकिन अगर एफ से एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेंगे, तो कैसे हो जाएंगे, कलरलेस। अगर डी से डी ऑर्बिटल्स में ट्रांजिशन होता है तो कंपाउंड कैसे होते हैं, कलर्ड, और डी से डी में नहीं होगा तो होंगे कलरलेस। सेम टू सेम, अगर इलेक्ट्रॉन्स एफ से एफ में घूम रहे हैं तो वो कलर्ड है, और एफ से एफ में एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं तो वो कलरलेस है। सेम टू सेम। अच्छा, इनका नेचर कैसा होता है, सब शो करते हैं ये भी। अगर अनपेयर्ड होंगे तो क्या शो करेंगे, पैरा, और अगर नहीं होंगे तो क्या शो करेंगे, डाई। तो ये पैरा मैग्नेटिक डाई मैग्नेटिक शो करते हैं, पैरा एंड डाई शो करेंगे। एक काम की बात ये कि हाईएस्ट पैरा मैग्नेटिज्म किसका है, इस बात को ध्यान रखेंगे, है ना। मैक्सिमम पैरा मैग्नेटिज्म नेचर कौन से एलिमेंट का पॉसिबल है, उस एलिमेंट का नाम लिखा है, मुझे तुमसे वो नाम बुलवाना है। कौन से एलिमेंट का नाम, मतलब कौन सा एलिमेंट है जिसका पैरा मैग्नेटिज्म नेचर हाईएस्ट होता है, उसका नाम पढ़ के बताओ। न्यूडाइनियम, हाईएस्ट पैरा मैग्नेटिज्म नेचर जिसका है उसका नाम है न्यूडाइनियम। न्यूडाइनियम इसका हाईएस्ट पैरा मैग्नेटिक नेचर पॉसिबल है। अच्छा, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या लिखी है, मैंने जगह कम छोड़ी है क्या, नहीं, इसने ज्यादा फैला दी है। ठीक है, ध्यान से बात सुनो। सबसे पहली बात तो ये कि ये कार्बन के साथ में रिएक्शन कर जाते हैं, सीधी सीधी कहानी, अब सिंपल। दूसरी कहानी है किसी भी एसिड के साथ में रिएक्शन कर जाते हैं, और किसी भी एसिड से रिएक्शन करके एक गैस निकलती है। जैसे अगर मैं तुमसे कहता हूँ हमारे पास ये एसिड है और ये कोई मेटल है सोडियम नाम का, जब इससे रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, NaCl प्लस में क्या निकलेगी, H2 गैस। हाइड्रोजन गैस का पता लगाने का तरीका क्या होता है, जलाओ, वो एक साउंड देती है, कौन सी, पॉप साउंड देती है। तो कुल मिला के बात है कि हमारे जितने भी लैंथेनॉइड है वो एसिड से रिएक्शन करके H2 गैस लिबरेट करेंगे, उनमें से H2 गैस निकलती है। इस बात का विशेष ध्यान देंगे। अगली काम की बात, मतलब रिएक्शन करते हैं, सबसे पहली बात तो ठीक है, कार्बन से कर जाते हैं, हाइड्रोजन से भी कर जाते हैं, ठीक है, दे कंबाइन विद हाइड्रोजन, ठीक है, दे आल्सो रिएक्ट विद हाइड्रोजन लिख दिया मैंने। इनकी रिएक्शन कार्बन से हो सकती है, हाइड्रोजन से हो सकती है। कार्बन से करेंगे तो अलग अलग वैलेंसी शो करते हैं, अलग अलग कंपाउंड बना सकते हैं, कुल मिला की बात ये। और चौथा पॉइंट ये भी है कि दे कैन आल्सो फॉर्म ऑक्साइड्स, इनकी ऑक्साइड्स भी बन सकती हैं। मतलब ये तीन एलिमेंटों से रिएक्शन कर सकते हैं जो इस दुनिया का सबसे बड़ा आधार है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये तीनों एलिमेंटों से रिएक्शन करेंगे। इस बात को इन शॉर्ट नीचे लिख देता हूँ, कार्बन से, हाइड्रोजन से एंड ऑक्सीजन से रिएक्शंस हो जाती हैं। कार्बन से रिएक्शन करेंगे तो कार्बाइड बना देंगे, हाइड्रोजन से करेंगे तो हाइड्राइड बना देंगे, ऑक्सीजन से करेंगे तो ऑक्साइड बना देंगे, जो भी बनाएंगे वो बना देंगे। कुल मिला के ये तीनों से रिएक्शन कर सकते हैं। इन बातों को 3 पॉइंटों में अलग अलग भाषाओं में लिखने की बजाय अगर सिंपल एक लाइन में लिख लें तो भी कोई बुराई नहीं होती है। अच्छा, अगली काम की बात वो सुनो ध्यान से, द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये कि जो लैंथेनॉइड्स होते हैं उनका बेसिक कैरेक्टर कम क्यों होता है जब हम सीरीज में नीचे जाते हैं। पहली बात तो लैंथेनॉइड का साइज लगातार नीचे आने में बड़ा होगा कि छोटा, छोटा। अब इस एलिमेंट के साथ में, मतलब ये कोई भी लैंथेनॉइड है, मैं नाम दे दिया M, इसके साथ में OH लगा है, जिसके पीछे भी OH लगा होता है उसका नेचर कैसा होता है, बेसिक। मैंने 3 क्यों लगाया, क्योंकि इनकी वैलेंसी 3 होती है, 3 ज्यादा लगाया। मैंने इस वाले एलिमेंट पर भी जिसका साइज लिख दिया इसको भी बना दिया MOH3। तो मुझे एक छोटे सवाल का जवाब ये दो, इनमें से कौन से कंपाउंड को तोड़ना आसान है और OH निकालना आसान है, पहला कि आखिरी? क्योंकि उसका साइज थोड़ा सा ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी सी कम होगी, तो तोड़ना इजी है और OH निकालना आसान है। अगर OH निकालना आसान है तो मतलब ये वाला ज्यादा बेसिक नेचर शो करेगा एज कंपेयर टू ये वाला कम बेसिक होगा, ये वाला लेस बेसिक होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है कि जैसे ही हम सीरीज में आगे बढ़ते हैं उनका साइज लो होता है, उनका बेसिक नेचर भी कैसा होगा, डिक्रीज करेगा। तो एक बेसिक नेचर कोई भी कंपाउंड कब शो करेगा, जब वो क्या रिलीज करेगा, OH नेगेटिव। तो जब साइज छोटा होगा
तो OH नेगेटिव छोड़ने की ताकत कम हो जाएगी, क्योंकि हमारी जकड़ मजबूत हो चुकी है, लेकिन साइज बड़ा है, जल्दी OH छोड़ेगा। तो कुल मिला के अगर ऐसे करके जाते हैं नीचे की ओर, तो बेसिक नेचर डिक्रीज करेगा, ये ध्यान रखना। बेसिक नेचर डिक्रीज करेगा, कुछ ऐसा एक लॉजिक बोला जाता है, उसको बस ध्यान से लिख लो। बेसिक नेचर डिक्रीज करता है जब हम साइज में नीचे की ओर जाएंगे तब, क्योंकि साइज छोटा हुआ, OH को पकड़ने की ताकत बढ़ जाएगी और उसकी बेसिक कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है। और उसके बाद में तुम्हारे पास अगला पॉइंट निकल के आता है यूज। इसके एक मात्र सिंगल यूज, फॉर्मेशन ऑफ अलॉय। ये बस अलॉय बनाने में इस्तेमाल होता है, एक सिंगल यूज, फॉर्मेशन ऑफ अलॉय। इसका अलॉय बनाने के सिवा कहीं कोई इस्तेमाल नहीं है। अच्छा, जब ये अलॉय बनाए जाते हैं उसमें एक स्पेशल टाइप का अलॉय दिया, एक स्पेशल टाइप का अलॉय दिया, ये तुम पढ़ता रहे MiSCH। अब तो उसको जो पढ़ो वो पढ़ लेना, मिक्स्ड मेटल। ठीक है, इस स्पेशल टाइप के अलॉय में काउंट बात समझे, कौन किसकी परसेंटेज कितनी दी गई वो ध्यान रखनी पड़ेगी। मिक्स्ड मेटल बताओ किसकी कितनी परसेंटेज है, वो ध्यान से देख के बता दें। 95% तो लैंथेनॉइड का कोई मेटल लेंगे, एंड 5% में कुछ सल्फर, कार्बन, कोबाल्ट, एल्युमिनियम के ट्रेसेस, कैल्शियम के कोबाल्ट के ट्रेसेस लेंगे। मिक्स्ड मेटल्स यानी कि वो अलॉय जिनमें 95% तो पाए जाते हैं लैंथेनॉइड्स, और 5% में मिक्स होता है सल्फर, कार्बन, कैल्शियम, कोबाल्ट, एल्युमिनियम। ये मिक्स मेटल है, और मिक्स मेटल किस जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं वो बहुत अच्छा था। बुलेट शेल, बंदूक की गोलियां, उनका जो कारतूस होता है ऊपर वाला, वो इन्हीं धातुओं के मिक्सर से मिलकर बना होता है। ठीक है, बुलेट शेल, बुलेट्स, और कारतूस को क्या बोलते हैं, कैटरिज। कारतूस को कैटरिज कहते हैं ना, कैटरिज की स्पेलिंग यही होती है शायद, शायद, मतलब मुझे एक्चुअली ध्यान नहीं। सॉरी, CATTREGES है, अक्सर ध्यान ही नहीं है मुझे, लिटरली ध्यान नहीं है। कैटरिज, नहीं ध्यान। ठीक है, कोई लाइट एजेंट क्या कुछ नहीं बोलती, जलाने जरूरी चीजों में इस्तेमाल होता है। अगर हम सबसे बढ़िया बात यूज, बुलेट्स वगैरह, तो बंदूक की जो गोलियां वगैरह जो कि बहुत ज्यादा बड़े स्केल बनती हैं या कम नहीं बनती हैं, तो आर्मी में जब इस बात को पता लगाओगे कि सब एक बजट होता है गवर्नमेंट का सबका कि डिफेंस बजट, वो डिफेंस बजट में खर्चा इस बात पे करते हैं, गोलियों पे, इस पे, उस पे, और किसी टाइम तक की पाबंदी रहती, गोली ज्यादा बर्बाद नहीं करनी चाहिए। पता है कारतूस कितने का आता है, उनके नंबर भी होते हैं, 16 नंबर, 14 नंबर, कुछ ऐसे करके। हाँ, 300 350 का इतना सा सब। फिर गोलियां जब मन गए तब धुआं चला देनी चाहिए नहीं, उनके ऊपर कुछ पाबंदियां होती हैं कि सब ऐसे वेस्ट नहीं करना है, हालांकि करना चाहिए ऑन टाइम पे आने पर कुछ रीजंस है कि बड़ा मुश्किल होता है निकालना, बनाना, बहुत सारी चीजें होती हैं, और ये सभी मेटल तुम पढ़ रहे हो बहुत बड़े स्केल पर इस्तेमाल भी होते हैं। तुमने पहली बार इस बात को जाना है कि इनका इस्तेमाल, बिना इस्तेमाल जाने तुम चीजों को इंटरेस्ट में ले नहीं सकते। लैंथेनॉइड का सबसे बेसिक इस्तेमाल ही यही है, बुलेट वगैरह बनाने में सबसे बेसिक यूज, तो फायर प्रूफिंग जैकेट वगैरह मजबूती देने के लिए कुछ ना कुछ वैसा ध्यान रखें, है ना बुलेट्स। और वापस से तुम जिस पढ़ने पर भी हो, जहां पर भी हो, उससे आगे बढ़ जाए। हमने एस्पेक्ट ए लिखा था लैंथेनॉइड्स, और अब एस्पेक्ट बी लिखो एक्टिनॉइड्स।
इसमें है ना, ये देख लेना, चलो मैं ये भी मेंशन कर ही देता हूँ जाते जाते। ये Mg में मिक्स होता है, इसमें ना Mg बेस्ड होता है, मैग्नीशियम बेस्ड, ठीक है। थोड़ा में Mg का मिक्सचर भी होता है उसके अंदर। गन पाउडर कैसे बनता है, कौन से कंपाउंड लगते हैं उसमें? आयरन ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, नहीं पता? इलीगल है ये सारी चीज, तो मिलेंगी और नहीं। जैसे तुम लोग अगर गूगल पे जाके ढूंढो गन खरीदनी है कहीं से, तो डेटा रिकॉर्ड मतलब बाय द चांस मेरा ट्रैक रैप हो जाए तो होना जाएगा पक्का। कौन किसने सर्च किया था, ऑर्डर कराने की कोशिश होती है, कहीं बंदूक ऑनलाइन ऐसे नहीं आती हैं चीजें। गूगल से ऑनलाइन डिलीवरी अमेजोन वाले भी दे देंगे। अमेजोन बैन हो जाएगा फिर इंडिया में। हालांकि इसमें में क्यों पढ़ना चाहिए, लाइसेंस लो, कुछ करो, बनो, तब होनी चाहिए, बंदूकों की लाइन लगी होनी चाहिए। एक दीवार हो घर में, बंदूक है सर, आर्मी में जी हमारा पूरा खानदान आर्मी में, लेफ्टिनेंट कर्नल जनरल मेजर जो भी है सब हमारे घर से गए, ठीक है। ऐसे सच में मजा मत लेना, कुछ ऐसे मिलेगी नहीं, मैं होगा क्या लेना, तो लगता सब मिल जाता है गूगल पे, ठीक है। अपन लोग एक्टिनॉइड्स कल खत्म करेंगे, ये ध्यान रखना, उसके बाद फिनिश हो जाएगा और फिर इसका फेज 2 स्टार्ट होगा। ये कल ही स्टार्ट होगा फेज 2।